नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे GSTR 9 और 9C के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में GSTR 9 और 9C में कैसे रिपोर्टिंग करना है, आज हमारे साथ हैं CA राजेश खंडेलवाल, जो कि GST एक्सपर्ट हैं और 9 और 9C के ऊपर आपको टेबल वाइज एक्सप्लेन करेंगे। इधर ये Q&A सेशन है, यहाँ पे मैं सर से 9 और 9C के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा और अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से वो आपको उसका आंसर करेंगे। राजेश सर, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए, अपने चैनल के बारे में बताइए। सूरज जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा, आपने मुझे अपने चैनल पर मौका दिया। मेरा नाम राजेश कुमार खंडेलवाल है, मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। देखिए, बिल्कुल आपने सही समय पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना है, क्योंकि हमें पता है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए GSTR 9 और 9C फाइल करने की जो लास्ट डेट है ना, वो 31 मार्च 2025 है। तो आप अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं टेबल बाय टेबल आपको आंसर करूँगा। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स लाइबिलिटी, जिस पे हमारा टैक्स पेबल बनता है। जैसे कि टेबल नंबर 4 के बारे में बताइए। टेबल नंबर 4 में क्या रिपोर्टिंग करनी है और क्या चेंजेस है जो 24-25 के लिए इम्पोर्टेंट है? देखिए, अभी मैं पर्टिकुलरली टेबल नंबर 4 के बारे में बात करूँगा। GSTR 9 की जो टेबल नंबर 4 है ना, उसमें आउटवर्ड सप्लाई जिस पर टैक्स एप्लीकेबल होता है। नंबर 2, इनवर्ड सप्लाई जो RCM की है, जिस पर रिसिपिएंट ने टैक्स पे करना है। और टेबल नंबर 4F, यदि एडवांस आया है उस पर जो टैक्स पे होना है। ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो टेबल नंबर 4 में रिपोर्ट होती हैं। अब वो एक अलग बात है कि टेबल नंबर 4 के अंदर B2B सप्लाई पे कितना टैक्स, B2C सप्लाई पे कितना टैक्स, B2B B2C में जो अमेंडमेंट है उन पे कितना टैक्स है, इसके बाद डेबिट क्रेडिट नोट अमेंडमेंट जो हैं उन पे कितना, वो एक अलग अलग बाइफर्केशन वाली बात है। लेकिन टेबल नंबर 4 में हमें ये समझना है 3 इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, आउटपुट सप्लाई पे कितना टैक्स है, RCM कितना टैक्स है और एडवांस पे कितना टैक्स बनता है, वो टेबल नंबर 4 में रिपोर्ट होता है। सर, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे टेबल नंबर 4 पे ही है। मैं टेबल नंबर 4 को रिपोर्ट करने से पहले मैं क्या अपनी वर्किंग करूँ एडिशनल, जैसे कि रिकन्सिलेशन में क्या मेरे को R1 3B की रिकन्सिलेशन जो मैं एनुअली फाइल कर रहा हूँ उसकी बनाऊँ बुक्स से, बैलेंस शीट से? देखिए, जहाँ तक रिकन्सिलेशन की बात है, यस, जब आप GSTR 9 फाइल करेंगे तो आपके पास में एक ऑटो पॉपुलेटेड डेटा GSTR 9 में रिपोर्ट होता है। जो ये GSTR 9 की टेबल नंबर 4 है ना, इसका कुछ पार्ट तो GSTR 1 से अपीयर होता है। जैसे टेबल 4G है, ये आपकी GSTR 3B से अपीयर होती है। तो डिफरेंट टेबल से डेटा आता है, और जब डिफरेंट टेबल से ये डेटा आता है तो आपको पहले इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ रिकन्साइल करना पड़ता है। अब ये भी हो सकता है कि 24-25 के लिए हम GSTR 9 फाइल कर रहे हैं, और जो 24-25 के लिए हम GSTR 9 फाइल कर रहे हैं, हो सकता है कुछ आउटपुट टैक्स 24-25 की 3B में डिक्लेयर ना करके 25-26 की 3B में डिक्लेयर किया होगा। यदि 25-26 की 3B में डिक्लेयर किया है और हम रिकन्सिलेशन करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो हमें पता चलेगा कि कुछ डेटा तो हमारा GSTR टेबल नंबर 4 में आएगा और कुछ डेटा टेबल नंबर 10 में आएगा। 10 में वो ITC, वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी की डिटेल आती है जो 25-26 में 3B में पे हुई है। ठीक है सर, बढ़ते हैं अगली टेबल की तरफ। टेबल नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। टेबल नंबर 5 में क्या रिपोर्टिंग करें? देखिए, कोई रजिस्टर्ड पर्सन जब गुड्स सेल करता है, सर्विस सेल करता है, तो 2 टाइप की सेल हो सकती है, या तो उस पर टैक्स पे होगा या टैक्स पे नहीं होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ जब टैक्स पे नहीं हो रहा, वो सप्लाई एग्जम्प्टेड हो सकती है, निल रेटेड हो सकती है, या कोई एक्सपोर्ट हो सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, उस पर टैक्स ही पे ना होना हो। तो ऐसी जितनी भी सप्लाईज हैं जिन पर कोई भी टैक्स पे नहीं होना, सर मेरा यहाँ पे वो टेबल नंबर 5 में रिपोर्ट होनी है। सर, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। कई टैक्स पेयर ट्रांसपोर्टर हैं, जैसे GTA है। अब GTA में रिसिपेंट टैक्स पे कर रहा है, यस, RCM बेसिस पे। तो टेबल नंबर 9 के अंदर वो एक कॉलम है कि अगर आपकी सप्लाई पे टैक्स रिसिपिएंट पे कर रहा है तो वहाँ पे आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन 3B में वो ऑप्शन नहीं है। 3B में वो पूरी की पूरी सप्लाई एग्जम्प्ट के अंदर चली जाती है। बिल्कुल। तो वो उसके बेसिस पे नोटिस इशू होता है, तो उसकी रिपोर्टिंग। मैं पहले आपके इस क्वेश्चन का आंसर कर दूं। हाँ। जो आपकी GSTR 3B है
उसमें इसको आपको एग्जेंट में ही रिपोर्ट करना है। लेकिन जो GSTR 9 है उसकी जो टेबल नंबर 5 है उसमें स्पेसिफिक दिया हुआ है कि यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी 100% सप्लाई पे जो उसकी जो सप्लाई है उस पर RCM पे टैक्स रिसिपिएंट ने देना है, तो उसके लिए एक अलग कॉलम बताया हुआ है और वहाँ पर वो रिपोर्ट करेगा और वो टेबल नंबर 5 में आएगी, उस पर कोई टैक्स नहीं अप्लीकेबल है। अच्छा, GTA की दो तरह की सप्लाई है, टैक्सेबल भी है और RCM वाली। कई जो GTA है वो दो तरह की मिक्स सप्लाई कर रहा है, RCM वाली भी है और FCM में है, जिसमें वो टैक्स पे भी कर रहा है और सामने वाली पार्टी RCM में भी पे कर रहा है। हालांकि ये गलत मेथड है, क्योंकि अगर एक बार आप RCM में चले गए तो RCM में रहना पड़ेगा और एक बार FCM में चले गए तो FCM में रहना पड़ेगा। आप कोई एक मेथड में रहोगे, लेकिन लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। तो जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं उसकी रिपोर्टिंग को हम कैसे वहाँ पे रिप्रेजेंट करें 9 के अंदर? देखिए, मैंने आपको बता दिया, यदि GTA ने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ऑफ कर रखा है तो टेबल नंबर 4 के अंदर उसकी डिटेल जाएगी, और यदि उसने RCM का ऑप्शन ऑफ कर रखा है तो टेबल नंबर 5 में डिटेल जाएगी। अब वो दोनों कर सकता है, नहीं कर सकता, क्या कंप्लाइंस क्या नॉन कंप्लाइंस है, उसका GSTR 9 से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर, टेबल नंबर 6 और 7 के बारे में बताइए कि क्या रिपोर्टिंग करनी है। देखिए, टेबल नंबर 6 और 7 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो ध्यान है ना वो इनपुट टैक्स क्रेडिट पर है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट एज गुड एज कैश है। तो इसलिए टेबल नंबर 6 को और 7 को बहुत ध्यान से और इम्पोर्टेंट तरीके से भरे जाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ आपको, जो टेबल नंबर 6 है ना, इस फाइनेंशियल ईयर यानी 24-25 में उसमें अमेंडमेंट किया गया है। अब आप देखिए, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं उस अमेंडमेंट को। अमेंडमेंट तो ये है, टेबल नंबर 6A के बाद एक नई टेबल ऐड की गई है 6A1। इस 6A1 में क्या है, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कोई ITC था और वो 24-25 में क्लेम किया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस 23-24 के ITC को 6A1 में ही ले जाके रोक दिया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। जो 23-24 का ITC है वो दो टाइप का ITC हो सकता है, जो कि 24-25 में रिक्लेम किया गया था, दो टाइप का हो सकता है। नंबर 1, रूल 37A के कारण 24-25 में रिक्लेम किया गया, और रूल 37A के अलावा किसी अन्य कारण से 24-25 में रिक्लेम किया गया। यदि वो रूल 37A के कारण 23-24 का 24-25 में रिक्लेम किया गया है तो टेबल नंबर 6H का पार्ट बनेगा। और यदि वो रूल 37A के कारण नहीं है, 23-24 का ITC है, 24-25 में क्लेम किया गया है, तो टेबल नंबर 6A1 का पार्ट बनेगा। ये तो बात हुई 6A और A1 में क्या आएगा। अब जो बाइफर्केशन होता था 6B से लेके H तक, वो बाइफर्केशन ऐसा ही होगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, वो इम्पॉर्टेंट बात एक्चुअली जब मैं टेबल 8 में डिस्कस करूँगा ना आपके साथ, तो उस वक्त डिस्कस करूँगा। ये तो बात हो गई जो टेबल नंबर 6 है। हाँ, एक बात और बताऊँ यहाँ पर आपको, जो टेबल नंबर 6M है ना, M के जो पर्टिकुलर्स हैं उसमें भी अमेंडमेंट किया गया है। क्यों किया गया है, ताकि उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। जो बात 6M के इंस्ट्रक्शन में बोली हुई थी, अब उसको मेन फेस पे ला दिया गया है। जहाँ तक टेबल नंबर 7 की बात है, टेबल नंबर 7 में दो नई रो ऐड की गई हैं। एक ऐड की गई है रूल 37A के लिए, एक ऐड की गई है रूल 38 के लिए। अब हमें पता है जो टेबल नंबर 7 है ना, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल आता है, बाकी इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो जो ITC आपने 24-25 में लिया है वो मुझे बाइफरकेट करना है B2H में, और जो रिवर्स किया वो टेबल नंबर 7 में जाए। सर, मेरा यहाँ पे 6 पे क्वेश्चन है, क्योंकि 6 पे बहुत ज़्यादा क्वेरी है, प्रॉब्लम है, क्लियरिटी नहीं है, लोगों को मार्केट में कन्फ्यूजन है। तो मैं 6 पे 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। पहला क्वेश्चन, 23-24 का ITC 24-25 में क्लेम किया, तो एक नई टेबल आ गई 61A कि 23-24 का कोई है, 24-25 में आपने क्लेम किया, वहाँ रिपोर्ट करेंगे। नॉर्मल ITC जो भूल गए थे आप, 24 में क्लेम किया। रीक्लेम वाले के लिए आप बोल रहे हो भाई 6H में आप क्लेम करोगे, अगर कोई रीक्लेम वाला है 37A के अकॉर्डिंग। आई एम राइट? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर 180 डेज वाला है, कि पहले 180 डेज में पेमेंट नहीं हुई, बाद में पेमेंट हुई, तो पहले रिवर्सल किया, देन उसके बाद रीक्लेम कर लिया, तो उसकी रिपोर्टिंग कहाँ करेंगे? देखिए, वो रूल 37 का है, मैंने बताया ना, वो आपका टेबल नंबर 6H में जाएगा। जो 180 डेज है वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 प्रोवाइजो नंबर 2 से आता है, और उसके लिए हमारे पास रूल 37 है। तो रूल 37 सब रूल 4 कहता है, यदि आपने इन अकॉर्डेंस विद लॉ आपने रिवर्स किया है तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो ये रूल 37 का ही तो है।
जो 6H में आएगा रीक्लेम में। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, बताइए टेबल नंबर 8 के बारे में कि टेबल नंबर 8 में क्या रिपोर्टिंग करनी है। देखिए, टेबल नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ध्यान है टेबल नंबर 8 पर। जो टेबल नंबर 8A है वो आपकी GSTR 2B से ऑटो पॉपुलेटेड होती है। इस बार उसमें क्या हुआ है, उसमें एक चीज़ को ऐड किया गया है और एक चीज़ को माइनस किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताऊँ आपको। जो हमारा 23-24 का ITC था और वो 23-24 का ITC हमने क्या किया, हमने 24-25 में क्लेम किया है, तो उसको तो 24-25 के 8A से एक्सक्लूड कर दिया गया है। और जो 24-25 का ITC था, जो 25-26 के स्पेसिफाइड पीरियड यानी अप्रैल टू नवंबर तक क्लेम किया गया है, उसको 8A में ऐड कर दिया गया है। तो ये तो बात हुई आपकी 8A की। अब जो 8B है ना, उसको उसमें पहले लिखा हुआ था 6B एंड 6H, तो यहाँ पर 6H को डी लिंक कर दिया गया है। मतलब कि 8B में 6H का डेटा नहीं आएगा। 6H का डेटा नहीं आएगा तो सर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। नहीं होगा ना, क्योंकि 6H के अंदर हम वो वाला ITC रिपोर्ट कर रहे हैं जो रीक्लेम कर रहे हैं। आई एम राइट? 37A का। देखिए ऐसा है, जो इस बार की जो GSTR 9 है ना, उसमें क्या कोशिश की गई है कि या तो डेटा 6B में आए या डेटा 6H में आए। एक ही जगह डेटा आए, दो जगह डेटा नहीं आए। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि रीक्लेम वाला ITC जब मैंने रिपोर्ट किया 6H में, तो मेरा टोटल एलिजिबल ITC बढ़ा, इंक्रीज हुआ। तो टेबल 8A से जब वो रिको करेगा तो H को हटा दिया, तो क्या डिफरेंस क्रिएट होगा या नहीं? मैं बता देता हूँ आपको। इन्होंने कोशिश ये की है कि जो भी करंट ईयर का डेटा है ना, वो सारा का सारा 6B के थ्रू पास ऑन हो जाए। देखिए, जहाँ तक आपका टेबल 8A को लेकर क्वेश्चन है, टेबल 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जो टेबल 8 है वो GSTR 2B से ऑटो पॉपुलेटेड होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो 23-24 का ITC है, 24-25 में क्लेम किया गया है, वो टेबल 8A में नहीं आएगा। और जो 24-25 का ITC है, 25-26 में क्लेम किया गया है, वो टेबल 8A में आ जाएगा। तो मेरा जो क्वेश्चन था कि H की वजह से मैं एक मिनट आगे और मैं पहले क्लियर कर दूं। जो 8B है, पहले 8B में 6B और 6H दोनों से डेटा आता था। क्यों? क्योंकि हम करंट ईयर का डेटा दोनों जगह दिखा रहे थे, 6B में भी और 6H में भी। अब जो GSTR 9 है उसको इस तरह से डिज़ाइन कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 से, कि जो करंट ईयर का डेटा है ना, या तो वो 6B में आए या वो 6H में आए। और उनकी कोशिश यही रही है कि करंट ईयर का डेटा 6H में बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो 6B में जाएगा। जब करंट ईयर का डेटा केवल और केवल 6B में होगा और वही 8B में जाएगा, क्योंकि केवल एक बार डेटा जाना है 8B में और 8A में भी एक बार आएगा, तो अब कोई भी डिफरेंस आने का नहीं है। इस साल से हमें ज़्यादातर केसेस में जो 8C है वो 0 देखने को मिलेगी और 8D में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, GSTR ने एक FAQ इशू किया है। उस FAQ में स्पेसिफिकली बोला है कि इस बार जितने भी ये अमेंडमेंट किए जा रहे हैं उनका पर्पज़ ये है 8D में कोई भी डिफरेंस ना आए। आई अंडरस्टैंड सर। H में जब हम रिपोर्ट करेंगे 6H में, तो वो 8 में उसका इफेक्ट कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि 6B से उठ रहा है सारा डाटा। तो जो टेबल नंबर 8 में जाएगा वो 6B का जाएगा, 6H का नहीं जाएगा, जिससे करंट ईयर का डाटा ओनली रिकनसाइल हो रहा है टेबल 8A में। मेन पर्पस गवर्नमेंट का 8A को रिकनसाइल करना, 8 में डिफरेंस क्रिएट करना नहीं है, करंट ईयर का डाटा कम से कम रिकनसाइल हो जाए। ठीक है, टेबल 8A पे और क्या आप रिपोर्टिंग करें और किन बातों का ध्यान रखें? टेबल 8 के अंदर ना एक और आइटम आता है जो इंपोर्ट पे IGST पे किया है। उसमें क्या था, जो इंपोर्ट पे IGST पे किया उसके नीचे हमारी रो थी जिसमें लिखा हुआ था कि इसमें से आपने करंट ईयर में कितना क्लेम किया है। यदि मान लीजिए करंट ईयर में आपने क्लेम नहीं किया तो उसमें क्या हो जाता है, वो लैप्स की कैटेगरी में चला जाता है। तो इस बार क्या हुआ है, जो टेबल नंबर 8 है उसमें एक और नया आइटम ऐड कर दिया गया है, आपने करंट ईयर में कितना किया, नेक्स्ट ईयर में कितना किया। इससे क्या होगा, जो लैप्स की कैटेगरी में जा रहा था वो लैप्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है 8 से ही रिलेटेड है। 8C के अंदर क्या रिपोर्टिंग करेंगे? देखिए 8C के अंदर वही केवल रिपोर्ट होगा जो टेबल नंबर 6 का पार्ट नहीं बना। कहने का मतलब यह है, जो ITC मेरा करंट ईयर में लिया जाना चाहिए था, मैंने करंट ईयर में नहीं लिया, लेकिन टेबल 8A का पार्ट बन रहा है, वो आपका 8B का पार्ट बनेगा नहीं, वो 8C का पार्ट बनेगा। आई अंडरस्टैंड सर। 2B के अंदर इनवॉइसेस 24-25 का 25-26 के अंदर गया और हमने 3B में क्लेम किया 25-26 की 3B में अप टू स्पेसिफाई पीरियड, मतलब 30 नवंबर तक।
तो वो ITC टेबल 8A में तो चला गया, लेकिन 3B में जो हमने करंट ईयर ऊपर रिपोर्ट किया 6 में वो नहीं गया, तो वो वाली ITC टेबल 8C में दिखाना है। यस, आई एम राइट सर? यस। हाँ ठीक है। और टेबल 8A पे कुछ ऐसा है रिपोर्टिंग पर्पज से जो ध्यान रखने की जरूरत है? टेबल 8 है, इसमें ये सफिशिएंट है, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है सर। टेबल नंबर 9, 10, 11, 12 के बारे में बताइए। अभी पहले मैं टेबल नंबर 9 की बात करूंगा, उसके बाद मैं 4 टेबल की 10, 11, 12, 13, 14 की एक साथ बात करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो टेबल नंबर 9 है ना, बेसिकली इसमें क्या है, ये GSTR जो 3B है उसमें टोटल कितना टैक्स पे हुआ है और वो किस किस तरीके से हुआ, यानी कैश में कितना है, क्रेडिट में कितना, वो आता है। अब यहाँ पर क्या है, जो टेबल नंबर 9 है ना, उसमें एक कॉलम तो आपका होता है कितना पेबल है, इसको हमें उठा के लेके आना होता है टेबल नंबर 4 के पेबल से। इसमें 2 और हैं, यानी ये जो पेबल है आपने कितना कैश में पे किया, कितना आपने क्रेडिट से पे किया। अब इसमें एक नया और कॉलम ऐड कर दिया गया है, यानी पेबल और पेड का दोनों का डिफरेंस है। यदि दोनों में कोई डिफरेंस आता है और टैक्स पेयर को लगता है कि उन्होंने कम पे किया है, ज़्यादा पे किया है, यदि कम पे किया है तो DRC 03 से और पे कर दें, और ज़्यादा पे किया है तो उसका रीजन ढूंढ लें। ये तो बात हुई टेबल नंबर 10 की। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले टेबल नंबर 9 की, टेबल नंबर 9 की सॉरी, हमने आपको टेबल नंबर 4, 5, 6, 7 और 9 हमने कवर कर लिया, 8 भी बीच में हमने ले लिया। अब जो टेबल नंबर 10, 11, 12, 13, 14 है, मैं एक लाइन में बताऊँ आपको। जो टेबल नंबर 10 है वो किस लिए है, यदि कोई आउटपुट टैक्स आपका 24-25 का, आपने 25-26 में 3B में वो टैक्स पे किया तो टेबल नंबर 10 का पार्ट बनेगा। यदि मान लीजिए आपका कोई आउटपुट टैक्स था, आपने नेक्स्ट ईयर में कम कर दिया, आपने नेक्स्ट ईयर में कोई क्रेडिट नोट जारी कर दिया पिछले वाले जो आपने सप्लाई की थी उसके रिलेशन में, तो वो आपका टेबल नंबर 11 का पार्ट बनेगा। टेबल नंबर 12 किस लिए है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का कोई ITC था, 24-25 में रिवर्स किया जाना था, 24-25 में रिवर्स नहीं किया, ये नेक्स्ट ईयर की 3B में रिवर्स किया, तो ये टेबल नंबर 12 का पार्ट बनेगा। और कोई ऐसा ITC है जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का था, लेकिन आपने नेक्स्ट ईयर क्लेम किया है और आपने इस साल उसको टेबल नंबर 6B का पार्ट नहीं बनाया है, तो वो टेबल नंबर 13 में रिपोर्ट होगा। और यहाँ पर एक बात और मैं ऐड कर दूँ, अभी तक टेबल नंबर 12 और 13 वो ऑप्शनल हुआ करती थी, अब वो मैंडेटरी हो गई है। और जो टेबल नंबर 10 में आउटपुट टैक्स बना, टेबल नंबर 11 में यदि कोई रिवर्सल बना और इसकी जो डिटेल है वो आपकी टेबल नंबर 14 में जाएगी पेबल में, और वो कैसे पे किया वो भी जाएगी। अब इसके बाद आप इससे पहले क्वेश्चन पूछें, 15 टेबल नंबर जो 15 है ऑप्शनल है, 16 भी ऑप्शनल है, 17 के बारे में 1 मिनट में बात करूँगा, 18 भी ऑप्शनल है, और जो 19 है वो लेट फीस की है। जो टेबल नंबर 17 है वो HSN वाइज आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट करनी है, और इसके लिए इन्होंने क्या बढ़िया चीज़ करी है, जो GSTR 1 की टेबल नंबर 12 है उससे डेटा एक्सेल में डाउनलोड होगा, उसकी हेल्प से हम टेबल नंबर 17 में डिटेल अपलोड कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव डिटेल जाएगी, HSN वाइज जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू जाएगी, टैक्स रेट जाएगा, टैक्स अमाउंट जाएगा, ये टेबल नंबर 17 है। तो ये एक ओवरऑल हमने आपको बताने की कोशिश की कि जो GSTR 9 है उसमें डेटा कैसे रिपोर्ट होगा। और जहाँ तक GSTR 9C की बात है, वहाँ पर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं आया है, जो लास्ट ईयर वाला है वही सेम है। बस एक चीज़ बता दूँ मैं, उन्होंने वहाँ पर क्या किया है, जहाँ पहले लिखा हुआ था ना कि ये वाला अमाउंट आपका कैश में पे होना है, वहाँ वो गलती कर रहे थे, क्योंकि वो क्रेडिट से भी पे हो सकता था, यानी ITC से पे हो सकता था। अब उन्होंने वहाँ कैश के साथ साथ ITC भी लिख दिया है। इसके अलावा GSTR 9 में जो हमें चाहिए ना, जो हमारी अमेंडमेंट हमें लगता है अमेंडमेंट वास्तव में है जैसे 9 में हुई है, ऐसी 9C में कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुई है। तो चलिए सर, बहुत अच्छा सेशन था ये, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।